Hello everyone, I'm Shweta and I'm an intern at Law Minds. The topic for today is Human Rights and Constitution of India. So we'll be starting with the introduction. So what are human rights? So basically, uh, these are the rights that belong to all people, regardless of their race, nationality, religion, language, sex, or any other characteristics that you possess. ओके सो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इनका बेसिक आइडिया आया है नेचुरल लॉ से। और अगर हम लोग कहें कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी एक इंसान का, उसकी पर्सनालिटी का, तो वो कहाँ से होता है? उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स से होता है। अगर आपके पास राइट टू लाइफ है तो आप विदाउट फियर रह सकते हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी में भी आउटकास्ट करेगा। Human rights, according to cultural dictionary, are the freedom from arbitrary government interference or restrictions. अगर गवर्नमेंट आपको unnecessary restrictions और ये सब नहीं दे रही है, so that means that you have human rights. ओके सो इस फ्रेज का लाइक जनरली मतलब ये होता है कि टू हैव सेम राइट्स एज सिविल राइट्स और सिविल लिबर्टीज like right to life, right to equality, right to education. These are your basic civil rights. और ये जो राइट्स होते हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड राइट्स होते हैं। लाइक यू डोंट नीड टू मेंशन देम समवेयर, आपके पास ये हमेशा से रहेंगे, आपको कहीं स्पेसिफिकली जाके इसको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो वो आपके ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। नाउ so, before starting with the Human Rights and Constitution of India, I would like to discuss the evolution of human rights. तो उसका अगर हम लोग इवोल्यूशन देखें तो वो कुछ चीज़ों से हुआ है, जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा क्या है, पहले ये जानेंगे। मैग्ना कार्टा को मैग्ना कार्टा लिबर्टैटम भी कहा जाता है या फिर ग्रेट चार्टर ऑफ लिबर्टीज ऑफ इंग्लैंड। इसको पब्लिश किया गया था जून 15 1215 में। इसको ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, बट इसको फिर ट्रांसलेट कर दिया गया फ्रेंच में एज अर्ली एज 1219। जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे वो ऑब्लिगेटेड थे अंडर द चार्टर ऑफ 1215 कि वो डिक्लेयर करे नंबर ऑफ लिबर्टीज एंड एक्नॉलेज करे लेजिटिमेसी ऑफ हिज रूल। कि उनको ये ऑर्डर था कि वो ये जितनी भी लिबर्टीज होती हैं, एक नेचुरल राइट्स होते हैं, वो उनको लोगों को दे। दूसरा आता है बिल ऑफ राइट्स, जो जो कि पास हुआ था इंग्लिश पार्लियामेंट में ऑन दिसंबर 16 1689 को। अब जो ये है वो पुट करता है लिमिटेशंस ऑन सोवरेन, और ये लिमिटेशंस और प्रोटेक्शंस पुट करता है पार्लियामेंट्स के राइट को, जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी पार्लियामेंट के रेगुलर इलेक्शंस के लिए और उसकी वर्किंग के लिए। और यहाँ पे एक और चीज है जो कि वो एम्पावर करता था कि पेटिशन जा सकती है किंग को विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन। विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन मीन्स अगर आपको पार्लियामेंट के पास नहीं भी देनी है, इंग्लैंड में कैसा रूल है कि आप एक प्रेसिडेंट, यू हैव अ पार्लियामेंट बट यू हैव किंग ऑल्सो। तो अगर आपको पार्लियामेंट में पेटिशन नहीं डालनी है तो आप सीधे किंग के पास भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। The 13 American colonies who were at war with Great Britain at that time declared their independence। और उन्होंने डिक्लेयर करते टाइम पे डिक्लेरेशन कैसे की? बाय वोटिंग। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस उन्होंने बनाई जुलाई 4 1776 में। इसका एम ये था कि दे नो लॉन्गर कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिटेन एम्पायर। तो इन्होंने अलग अलग कॉलोनीज बना ली। अब्राहम लिंकन जो थे, जो इस डिक्लेरेशन में बिलीव करते थे, वो कॉर्नर स्टोन थे पॉलिटिकल फिलोसफी के। और उन्होंने मेंटेन किया कि ये जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन ऑफ आइडियाज को पूरे यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखे, कि इसका रिफ्लेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसके दिखे। तो ये थी कुछ चीजें जहां से ओरिजिन हुआ है ह्यूमन राइट्स का। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर करते हैं ह्यूमन राइट्स से, जो कि ह्यूमन राइट्स मेंशन है कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 एंड कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1976। अब जो ये राइट्स हैं मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में है, फंडामेंटल राइट्स जो इंडिया में है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 12 to 35 तक है। तो आर्टिकल 14, 15, 16 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 फ्रीडम्स बताई गई हैं: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, freedom to form associations or unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, and the last one is freedom to practice any profession or carry on any occupation, trade or business. जो थर्ड राइट है वो ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 20, 21 एंड 22 में है। मेन जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। द सिक्स्थ वन जो था राइट टू प्रॉपर्टी, वो अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है। उस अमेंडमेंट का नाम था 44th अमेंडमेंट और उसको री इनैक्टेड कर दिया गया है इन आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। नेक्स्ट जो राइट है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23 एंड 24। और लास्ट जो है हमारा जो सबसे मेन है, जिसको सोल भी कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स का, वो है आर्टिकल 32 विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के अलावा जहाँ पे हमें ह्यूमन राइट्स मिलते हैं वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का मतलब वो ऐसी राइट्स हैं जो कि स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोवाइड करवाएं। वो उनके लिए फोर्स नहीं किए जाते हैं, बट उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको प्रोवाइड करवाएं। फर्स्ट आता है आर्टिकल 39 में राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 39 क्लॉज ई कहता है राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। The third है the health and strength of both sexes and tender age of children are not abused and are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. जो फोर्थ राइट है राइट टू बोथ सेक्सेस टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो आता है आर्टिकल 39 क्लॉज डी में। फिफ्थ राइट है राइट टू वर्क विच इज अंडर आर्टिकल 41। सिक्स्थ इज राइट टू लेजर एंड रेस्ट अंडर आर्टिकल 41। सेवेंथ है राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, सोशल सिक्योरिटी अंडर आर्टिकल 41 ऑल्सो। ये जो 3 राइट्स हैं वो तीनों आर्टिकल 41 के ही अंडर में आते हैं। 8th है पार्ट 4। 8th पॉइंट ये है इसका कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और इसका जो आर्टिकल 38 है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू ब्रिंग वेलफेयर of the about the people by securing and protecting effectively a social order where justice, social, political and economic shall inform all the institutions of national life. स्टेट को ये डायरेक्ट किया जाता है टू क्रिएट कंडीशंस वेयर देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन detriment and where the ownership and control of material resources of the community are so distributed. ये आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड क्लॉज सी में है। इसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल्स हैं जो कि अंडर इनमें इसके आते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सच एज लीग ऑफ नेशंस, लाइक 1919 में जो लीग ऑफ नेशंस बना था वो हेल्प हुआ था, उसने हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड में, बट वो फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर टू को स्टॉप करने में। तो उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था 1945 में, जो कि हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर 2 को एंड करने में और पीस लाने में थ्रू आउट द वर्ल्ड।
उसके बाद यूएनओ ने वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट किया और एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया। यूएनओ के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर 1948 में स्टैब्लिश किया गया, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे लाइक मैग्ना कार्टा 1689, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, यूडीएचआर। ये जो सारी चीजें थी वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी स्टेट्स पे, बट दे वर आस्क्ड टू फॉलो। इसकी वजह से 2 कॉन्वेनेंट्स लीगली बाइंडिंग हुए स्टेट्स पे, जो कि कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 एंड कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। रीसेंट इवेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको शुरू करने से पहले मैं ये पहले पॉइंट बताना चाहूंगी कि गवर्निंग अथॉरिटी जो है इंडिया में, उसके अंडर में एक कमीशन फॉर्म हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सितंबर 29, 1993 में, जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू फॉर्म हुआ था और इसको कंसिडर किया जाता है कि कंट्री का मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टूल है ये। मतलब इसके थ्रू बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कंट्री में। ये जो एक्ट था पार्लियामेंट का, उसको लेटर एक लेजिस्लेटिव स्टेटस दे दिया गया था उसी फॉलोइंग ईयर में। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है कि एक चेयरपर्सन होता है, 7 अदर मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 7 मेंबर्स 3 आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और 4 जो है वो अपॉइंट होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। जो चेयरपर्सन होता है वो चीफ जस्टिस होता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का। 1 मेंबर जो होगा वो इधर रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर वर्किंग होगा। एक मेंबर होगा जो कि वर्किंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा। जो 2 पर्सन्स होंगे वो उनको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की, उनके मैटर्स से रिलेटेड हर एक चीज की। इनके अलावा जो चेयरपर्सन होगा ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनको एक्स ऑफिशियल मेंबर्स बनाना पड़ेगा। इसके अलावा एक स्टेट ह्यूमन कमीशन भी है जो कि 1993 में फॉर्म हुई थी। इसका भी कॉम्पोजिशन सेम ही है एंड इट वाज आस्क्ड टू बी देयर फॉर्मली क्रिएटेड इन अबाउट 26 स्टेट्स। अब अगर हम लोग देखें जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स को लेके, वो सबसे पहले हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसके रिलेशन में हम लोग को देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अटैक्स ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो 2016 में एक ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक्यूज कर दिया गया था सेडिशन के लिए अपने, क्योंकि वो व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे थे। सेडिशन का मतलब होता है कि आप गलत बातें फैला रहे हो या फिर आप भड़काने का काम कर रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पूरी जनता को। लेकिन वहां पे दे वर जस्ट एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, लेकिन उसको सेडिशन बता के हटा दिया गया। दलित्स और मुस्लिम्स पे भी अटैक हुए, उनको सस्पिशियस बताया गया कि वो मार रहे हैं लोगों को, चीजें चुरा रहे हैं। जो काउज है उनको काट के उनको सेल किया जा रहा है उनका बीफ, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरेन फंडिंग प्रोवाइड करवा के उनसे ये जितनी भी बातें थी वो दबाई जा रही थी कि ये सारी बातें बाहर ना आए। तो ये कुछ रीसेंट इवेंट्स थे जो कि हुए थे। और एक ये भी चीज थी, एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में इन द बिगिनिंग ऑफ द जुलाई, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ही लार्ज अमाउंट में टॉर्चर करके मारा गया था। और यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट और अब्यूसेस की भी बात आती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की नहीं बट सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी। अब कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंसर्न करते हैं। जैसे फर्स्ट केस आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है जो कि कंसर्न करता है राइट टू लाइफ से। यहाँ पे इसको ओलियम गैस लीक केस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओलियम गैस थी वो लीक हो गई थी श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि एक फैक्ट्री है दिल्ली में, वहां से लीक हो गई थी।
तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोगों का जो लाइफ राइट टू लाइफ था वो वॉयलेट हुआ था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी। और ये केस जो था वो बहुत ही ज़्यादा रिलेशन में था भोपाल के गैस ट्रेजेडी से। इसका स्कोप एक्सटेंड किया गया था आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 में भी। नेक्स्ट केस है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। ये केस 1981 का है जिसमें रेगुलेशंस 46 एंड 47 ऑफ एयर इंडिया एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशंस को चैलेंज किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मेजर डिफरेंस देखा गया था सैलरीज और डेजिग्नेशन में बिटवीन मेल एंड फीमेल केबिन क्रू के। तो यहाँ पे जो मेन जो वॉयलेशन हुआ था आर्टिकल का वो था आर्टिकल 14, 15 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2। नेक्स्ट है केस नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स 2009। इस केस में पीआईएल फाइल की गई थी बाय द नाज फॉर द राइट्स ऑफ एलबीजीटीज। इसमें ये कहा गया था जो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है वो कंसिडर करता है सेम सेक्स को सेक्सुअल एक्ट्स करने से जो कि वॉयलेटिव इन नेचर है। वो ये बता रहे थे कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है विच आर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ गे एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इंडिया। यहाँ पे कोर्ट ने ये स्टेट किया कि उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल सेक्स को और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड बताया। और उन्होंने स्ट्रेस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड इंक्लूसिवनेस इन दिस सोसाइटी। जो जजमेंट जो था वो ओवररूल्ड कर दिया गया था 20 एंड 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस के थ्रू। नेक्स्ट है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है जहाँ पे थर्ड जेंडर को एज अ वो ट्रांसजेंडर पीपल बताया गया था और इसको लीगलाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के। हमारे पास दो केसेस और है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का केस है जो कि प्रीवियस केस को ओवररूल किया था। इसमें वापस चैलेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 377 जो कि वॉयलेटिव इन नेचर ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 है। दिस केस decriminalized consensual sex between consenting adults. नेक्स्ट केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी 2018 का केस है जिसमें एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी अंडर आर्टिकल 32 और ये चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी read with the sedition 198 of CRPC being violative of article 14, 15 and 21. Now moving towards the summary part. So जैसा हमने पहले पढ़ा है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बेसिक जो पर्सनालिटी है किसी भी पर्सन का उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। These rights were often known as फंडामेंटल राइट्स CPSPs जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है उन्हें। The fundamental rights have received more attention and are now directly actionable in a court of law. It is clear from a thorough examination of parts 3 and 4 of the Indian Constitution that these two sections contain practically all the rights outlined in the Universal Declaration on Human Rights. In the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations has stated in clear and simple terms the rights belong equally to every person. Thank you.